शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार ने पहले तो 12 साल में देश की नींव मजबूत की और अब इस नींव पर मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रालयों को विकसित भारत 2047 के विजन पर तेजी से काम करने की बात कही है। देश की आर्थिक रफ्तार और विकास की बयार क्या कहती है भारत की ग्रोथ की कहानी, और जिन नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अब वो आगे क्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यकाल में ये बातें भी आने लगी थी कि डेवलपमेंट का जो पहिया जो फर्स्ट मोदी शासनकाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, वो इस कार्यकाल में आते आते एक तरह से शिथिल सा पड़ता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से आगे का विजन दिखा करके ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो आगे विकसित भारत की परिकल्पना में आगे बढ़ना चाहते हैं बिग रिफॉर्म्स के साथ। क्या हो वो रिफॉर्म्स, आज हम इन्हीं पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद तेजी से घूम रहा है। देश में विकास की इस बयार को हवा देने का काम किया है मोदी सरकार ने। आत्मनिर्भर भारत से लेकर डिजिटल इंडिया तक भारत ने अपनी वैश्विक साख को और पुख्ता किया है। अब मोदी सरकार का अगला पड़ाव और नजर विकसित भारत 2047 पर टिक गई है। विजन 2047 में चुनौतियां भी कम नहीं हैं, लेकिन जब सरकार का विजन क्लियर हो तो बाधाओं से निपटना आसान हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा ही कहना है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना है। हमें यह समय गंवाना नहीं है और मैं बार बार कहता हूं, यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना है कि बीते 12 साल में देश ने जो कुछ हासिल किया वो दुनिया देख रही है, लेकिन अब विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हुए देश को अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर खरा उतरना जरूरी है, जिसके लिए अब मोदी सरकार का अगला लक्ष्य एनर्जी सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भी भारत को तेजी से काम करना होगा। तो मतलब साफ है कि जब टारगेट बड़ा होगा तो जोर भी लगाना होगा। मोदी सरकार मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के जरिए देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटी हुई है, ताकि भारत आयातक के बजाय एक बड़ा निर्यातक बन सके। तो वहीं आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2014 में देश में जहां महज 100 स्टार्टअप थे, आज के दिन उनकी संख्या 2.25 लाख को पार कर चुकी है। मोदी का अगला विजन भारत की स्पेस इकोनॉमी को मौजूदा $9 बिलियन से बढ़ाकर $45 बिलियन तक ले जाने की है। तो वहीं पीएम का यह भी मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में स्वदेशी विमान और शिप भी बनाए जाएंगे। भारत को सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि दुनिया से एक कदम आगे रहने का जो टारगेट मोदी सरकार ने रखा है, देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस दिशा को विजन में बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं बहुत ही खास मेहमान का। राजीव कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरपर्सन हैं पहले इंडिया फाउंडेशन के एंड फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है राजीव सर आपका हमारे शो पे। नमस्कार दीपक सर। आपका बड़ा एक चर्चित लेख था 2020 में, इंडियाज़ मोमेंट। इसमें आपने जो फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स एंड लैंड लेबर कैपिटल, उसकी दूसरी पीढ़ी के सुधारों की बात की थी और आपने अपने विजन में आप इसका रिफ्लेक्शन हम बार बार देखते हैं आपके लेखों वक्तव्यों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर अब रिफॉर्म्स को कन्विक्शन बता रहे हैं, बट आपकी नज़र में अगले 10 साल में लैंड लेबर या जुडिशियल रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा अनरिजॉल्व्ड रिफॉर्म कौन सा है सर, जिसके बिना विकसित भारत का लक्ष्य मुश्किल है? नमस्कार दीपक। और सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिफॉर्म सबसे ज़रूरी है, सबसे आवश्यक है।
मगर बात जो सच है वो ये है कि कई एक रिफॉर्म्स को एक साथ करना पड़ेगा अगर हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है। मेरा 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 इशारा इस तरफ है कि अगर हमने जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हम लोग, तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, जो हमारी बिजनेस की रफ्तार है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जितना बैकलॉग हमारे केसेस का, 4-5 करोड़ के केसेस का जो बैकलॉग है, उसको जो है वो हमें दूर करना ही पड़ेगा जुडिशल रिफॉर्म के ज़रिए। मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है आज के दिन में वो ये है कि जो प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि हमारे जो निजी निवेशक हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट, उन पर जो हमारा लाइसेंस और कंप्लायंस का बोझा लादा गया है, जिससे कि वो हर कदम पर उनको जो है वो कहीं ना कहीं किसी सरकार की किसी एजेंसी से परमिशन लेना पड़ती है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है, उसका उनको पता नहीं होता कि क्या उसका निर्णय क्या होगा। वो हटाने की ज़रूरत है बिल्कुल। ये कंप्लायंस और लाइसेंस बर्डन जिसे कहा जाए, वो इतना बड़ा बोझा बन गया है कि उसकी वजह से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है, वो वही इकॉनमी में वही 17-18% रहा है, जब से 4 दशकों से हम लोग कह रहे हैं कि इसको 25% होना चाहिए। और आज भी नीति आयोग के कल उपाध्यक्ष ने, अशोक लाहिरी साहब ने कहा है कि कृषि क्षेत्र से निकाल के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में लाना चाहिए पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो निजी निवेशक के ऊपर ये लाइसेंस और कंट्रोल हटाना बहुत ही ज़रूरी है। और सिर्फ इसके और आगे बढ़ना है, जो कि पीएलआई स्कीम में किया जा रहा है, कोशिश है उसकी कि सरकार एक प्रमोटर सरकार के रूप में नजर आए, उभरे, एक सपोर्टर सरकार के उभरे, जो कि एक विश्वास के प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर सके और प्राइवेट सेक्टर को पूरा अवसर दे, पूरी पूरी स्पेस दे कि वो इस अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सके। जी। और इसके साथ ही में अगर ये हो जाएगा और हमारा निजी निवेशक, हमारा भारतीय निवेशक अगर इस स्थिति में पहुंचेगा, तो वो अपना जो बाहर के जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अट्रैक्ट करने में वो बहुत कामयाब होगा। जी। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज कही कि हमें ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का एक 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 स्टेबल पार्टनर, एक कॉन्फिडेंट पार्टनर बन के राइट उभरना सर। है। जी। तो वो इसी तरह से हो पाएगा कि जब हम अपना निजी निवेश निवेश को प्रोत्साहन देना आज हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी, बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो है निवेश वो। आ क्यों नहीं रहा है राजीव सर? हम देख रहे हैं कि सरकार ने कैपेक्स पे काफ़ी अपना फोकस भी बढ़ाया है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है सर। ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ऐसा लग रहा है कि सरकार के भरोसे ही हैं। वो इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? और अगर जी नहीं, मगर आपकी बात, मगर ये समझना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर केपेक्स है, जो कि सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, 11 लाख करोड़ इस साल का बजट में उसमें उसमें नियत है उसकी, उसमें निहित है। मगर वो कभी निजी निवेश की स्थान नहीं ले सकता। और आपकी बात सही है कि निजी निवेश इतना जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा था इस बात पर कि जो हमारे ऊपर जो इसके लिए जो अनसर्टेनिटी है हमारे अर्थव्यवस्था में, कि अगर हम कुछ काम करेंगे, अगर हम फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, तो उसके क्या प्रोसेस है, उसके क्या कदम है, कैसे लगेगी, तो वो अभी एकदम सर्टेन नहीं है, क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी किसी के साथ कुछ होता है, कभी किसी और स्थिति में कुछ और निकल के आता है। वही ठीक करने की इस समय बहुत आवश्यकता है, और वो राज्य के स्तर पर होगा। जी क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार से नहीं उसका लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना उसका राज्य से है, राज्य सरकारों से है। और खास तौर से जो हमारे मझोले और छोटे उद्योग हैं, उनमें तेजी लाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए, और आखिरश 85% जो हमारा रोजगार है वो तो उसी क्षेत्र से आता है, उसमें तेजी लाने के लिए हमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जी कि आज गवर्निंग काउंसिल में इस बात पर भी ज़रूर चर्चा हुई एब्सोल्युटली। होगी कि कैसे हम जी राज्यों के साथ मिलकर निजी निवेश, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों को और ज़्यादा हम बढ़ावा दे सकें। राइट सर। सर आपने हमेशा कहा है
कि भारत को सिर्फ असेंबली इकोनॉमी नहीं बनना है, बल्कि हमें वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आपने बहुत इस पे जोर भी दिया, अपने कार्यकाल में भी दिया, और उसके अलायदा भी अभी भी आप इस पर जोर दे रहे हैं। पीएलआई स्कीम हम देखते हैं गवर्नमेंट लेकर के आई, मेक इन इंडिया, लेकिन उसके बावजूद सर हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में चीन जैसी स्थिति में नहीं आ पाए हैं। आपको क्या लगता है सर, कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या करना चाहिए? इसमें जो बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जो कि एक क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन में हम लोगों ने उठाया, जी। और वो है अपने देश में एंकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। मतलब एक ऐसी बड़ी कंपनी को जिसका कि विश्व के बाजार में, विश्व की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा शेयर हो, काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग हो, उसकी उसकी काफ़ी साख हो, उसको किसी तरह से हम लोग अपने देश में अट्रैक्ट करें। तो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, पीएलआई में 14 सेक्टर हैं हमारे इस समय। तो जैसे मोबाइल टेलीफोन में, तो ये मेरे कार्यकाल में ही शुरू हुआ था जब मैं नीति आयोग में था, कि हमने एप्पल को अट्रैक्ट किया और उनसे कहा कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कौन सी आवश्यकताएं हैं आपकी, और उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करी गई। इसी तरह से अगर हम बाकी 13 सेक्टर्स में भी इसी काम को करें, और इसको मैं कई बार उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि हमें जो है वो एक राइफल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए बनस्बत ये कि शॉर्ट गन अप्रोच। अब एक तरीका होता है कि हमने अपना जो है वो एडवर्टाइजिंग कर दिया, हमने एक इन्वेस्ट इंडिया कर दिया, हमने इन्वेस्ट गुजरात कर दिया, और सबको बुला लिया, और सबने एमओयू साइन कर दिए। वो ये हो गया कि इनमें से 100 किए तो शायद एक दो तो ज़रूर आ ही जाएंगे। वो भी कभी होता नहीं है। इसके बनस्बत अगर इसकी जगह हम ये करें कि हम हर सेक्टर में 10 बड़े कंपनियों को, विश्व की बड़ी, सबसे बड़ी कंपनियों को हम टारगेट करें, हम चुनें उनको, हम उनको चिन्हित करें, और उनको टारगेट करके उनके पास जाकर उनसे हम पूछें और आग्रह करें कि वो अपनी कैपेसिटी हमारे देश में लगाएं। तो उससे जो है वो तभी हम उस ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क के हिस्सा बन सकते हैं, और ये शुरुआत करना ही पड़ेगी। और ये भी मानना पड़ेगा कि हमें आग्रह करना पड़ेगा, हमें बाहर जाके लोगों को बुलाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री इस बारे में बहुत अग्रसर हैं, इसीलिए वो सिलिकॉन वैली भी गए, वहाँ मिले, कई जगह हर देश में जब जाते हैं तो बड़े इन्वेस्टर से मिलते हैं। मगर अभी इसको राज्य सरकारों के साथ मिलकर अगर हम करेंगे, और ये एक, हम जिसे कहते हैं, एक शॉटगन अप्रोच की जगह राइफल अप्रोच अपलॉट करें, कि टारगेट करें अपने इन्वेस्टर्स को, एंकर इन्वेस्टर्स को, और वो चाहे किसी भी देश से हों, अमेरिका से हों, जापान से हों, चीन से हों, ताइवान से हों, सबसे हमें उनको ढूंढ लेना। कुछ किया है सरकार ने, जैसे कि ताइवान की सबसे बड़ी चिप प्रोड्यूसिंग कंपनी TSMC को उन्होंने चिन्हित करके अपने देश में बुलाया है, और वो कैपेसिटी लगाने को तैयार है। इसी तरह से और भी देश में करना चाहिए, और हमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को इस मामले में अलग रखना चाहिए। और चीन का उदाहरण बहुत साफ है, उन्होंने उनके साथ जापान से बहुत पुरानी जो है वो एक तरह से लड़ाई है, या समझिए रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है पॉलिटिकल लेवल पर, मगर 8,000 से ज़्यादा कंपनी जापानी चीन में काम करती हैं। तो हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मगर मैं दोहरा रहा हूँ जी। कि जो क्षेत्र हमने चुने हैं उनमें हमें एंकर इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े, उसको करने के लिए हमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर हमें वो प्लानिंग करना चाहिए। और एक आखिरी बात यह है कि हमें फिर आग्रह करना चाहिए उनसे कि हम कैसे विश्व के बाजार में अपना शेयर बढ़ा सकें, हम कैसे जो है उसको अपना निर्यात बढ़ा सकें, क्योंकि निर्यात से ही हमारी जो है वो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, और ख़ासतौर से रोजगार में तेजी आएगी। एब्सोल्युटली सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा, क्योंकि बिगर पर्सपेक्टिव पे आपने बहुत अच्छा एक खाका खींच दिया है रिफॉर्म्स का, बट अभी भी जो हमें छोटे छोटे ऑपरेशंस करने, सर्जरीज करनी है, उनमें अर्बनाइजेशन को लेकर, क्योंकि आपका भी फोकस रहा है, आपने हमेशा कहा है कि अर्बनाइजेशन ग्रोथ का इंजन तो है, लेकिन वीक सिटी गवर्नेंस का आपने बड़ा पेन पॉइंट भी उजागर किया था सर। आज नीति आयोग की बैठक में डिसऑर्डरली अर्बनाइजेशन पर काफ़ी चिंता भी जाहिर की गई। आपको क्या लगता है सर, गवर्नेंस रिफॉर्म अब क्या म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स तक भी जाने चाहिए, और जो वीक सिटी गवर्नेंस है इसको ठीक कैसे करें सर? देखिए, बिल्कुल जाने चाहिए, और उनको सशक्तिकरण उनका करना चाहिए। जो सिटी गवर्नेंस है, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है,
और पंचायत की जो आर्ट अमेंडमेंट 73-74 हैं, इन सब को हमें एम्पावर करना पड़ेगा, इनकार करना चाहिए। और ये बात बहुत दिनों से चल भी रही है और कई एक फाइनेंस कमीशन ने ये कहा है कि इन तक इस थर्ड लेवल, तीसरे स्तर की जो सरकारें हैं, जिनको कि हम डिस्ट्रिक्ट या सिटी या फिर पंचायत या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, उनको हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए और उनको एक तरह की, उनको हमें इतनी 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 एम्पावर उनको करना चाहिए कि वो अपने लेवल पर इस काम को कर सकें। अर्बनाइजेशन में सबसे बड़ी चीज़ आज ये है कि हमें ग्रीन अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा। हम वो पुराने तरीके से अर्बनाइजेशन अगर करेंगे तो हम जो है वो पर्यावरण का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और हमें आज ये मानना पड़ेगा कि हमें जो है वो आर्थिक व्यवस्था को तेज तो करना ही है, मगर साथ में पर्यावरण की भी हमें सुरक्षा करनी है। और ये काम आसान नहीं है। और पहले की और बहुत सारे जितने देश हैं उन्होंने पहले अपना ग्रोथ कर लिया और फिर कहा कि पर्यावरण को हम बाद में निपटेंगे। हमारे लिए वो चॉइस अभी है नहीं। तो ख़ासतौर से अर्बनाइजेशन में हमें जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, हमें अपनी जो बिल्डिंग्स बनाना है उनको कार्बन पॉजिटिव बनाने की बात है, हमारे जो वृक्षारोपण की बात है, इन सब पर हमें बहुत पैनी नज़र रखकर अर्बनाइजेशन करना पड़े। और साथ में वेस्ट टू एनर्जी की जो बात है, आज हम लोग अपने पहले इंडिया फाउंडेशन पे इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी, इतना अर्बन, कितने करोड़ों टन वेस्ट हम लोग हर रोज़ बनाते हैं, उसका अगर सदुपयोग हो जाए एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करने में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नए सिरे से सोचना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों चीज़ें हासिल करना है। तेज सी अर्थव्यवस्था को भी तेज़ी से बढ़ाना है और अपना कार्बन फुटप्रिंट भी नीचे करना है। और ये अर्बनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए हमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स निकालें हम लोग, और जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करके एक तो सशक्तिकरण करना पड़ेगा और दूसरा अकाउंटेबिलिटी उसमें लाना पड़ेगी, जिससे कि उनके लक्ष्य उनको दे दिए जाएं और उन लक्ष्य के आधार पर उनका जो है वो हम लोग इम्पैक्ट इवैल्यूएशन करें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें, जिससे और साथ में उनको उतनी सहूलियत, उतने रिसोर्सेज भी दी जाएं कि वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में काबिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप नीति आयोग के शुरुआती वर्षों में उसका जो आइडियोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल निर्माण जब हो रहा था उसके बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट थे, बहुत महत्वपूर्ण पिलर थे। हम लगातार आपको फॉलो करते रहे हैं सर और आपको सुनते पढ़ते रहे हैं, इसलिए आज इस बैठक में आपका इंटरव्यू करना बहुत सुखद रहा। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।